जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपका जी? वालेकुम गुज़िश्ता सलाम सर। सबको आपको भी सर। हेलो। जी क्लास, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको क्लियर? जी सर, आ रही है। चलें स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने एल्बो पढ़ा था और आज भी हम एल्बो को कंटिन्यू करेंगे। तो जिसमें मेन चीज़ें यही हैं कि जो आपका एल्बो जॉइंट है, बेसिकली दिस वन, तो मैंने आपको थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में बताया था कि दैट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट जॉइंट्स, इनफैक्ट थ्री जॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से जॉइंट्स हैं? एक उसमें जो आपकी थंब के साइड पे है, दैट इज द ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, एंड जो आपकी लिटिल फिंगर की साइड पे है, दैट इज द ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ठीक है, अगर इसको आप रिवर्स लिखोगे तो वो भी एक एक्सेप्टेबल राइटिंग ऑप्शन होता है आपके पास। जैसे आप रेडियो ह्यूमरल भी कह देते हो और ह्यूमरो रेडियल भी कह देते हो। सेम आप ह्यूमरो अल्नर भी कह देते हो और अल्नो ह्यूमरल भी कह देते हो। और नंबर थर्ड वन जॉइंट वाज द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट आपका रिस्ट पे होता है। तो फिर हमने थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस की थी। वी डिस्कस्ड अबाउट द muscles causing the flexion and extension at the elbow joint and at the wrist joint. ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द पावर पॉइंट। उसमें से जो मार्क चीजें होंगी वो मैं आपको बता दिया करूंगा कि वो आपने पढ़नी है, और फिर उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लिया करेंगे फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो नेक्स्ट टाइम से मैं एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस में बुला लिया करूंगा और हम उसको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया करेंगे, जैसे मैं आप लोगों के जो सीनियर्स हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पीडीएफ। और अटेंडेंस बुरहान की आप मुझे लाजमी भेजा करें, ईमेल कर दिया करें, क्योंकि बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है, तो ताकि जो है उनका जो आउटकम है वो उनको नजर आए इन द फाइनल टर्म एग्जाम। जी सर, ठीक है। ठीक, अपने आप जो माइक्रोफोन्स हैं उनको म्यूट पोजीशन पे रखा करें ताकि बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो इधर से जी हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो एल्बो है उसका पोर्शन, अगर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप वेट किया करें, क्योंकि समटाइम्स इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ये नजर आ रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। अच्छा, ठीक है जी।
तो नॉटमी थोड़ी सी हम फ्यू मिनट्स डिस्कस कर लेते हैं कि लिगामेंट्स कौन कौन से हैं जी एल्बो में। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मीडियल साइड पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है और लैटरल साइड पे लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स हैं। और कोलैटरल लिगामेंट्स क्या होते हैं कि वो एल्बो जॉइंट्स को क्रॉस कर जाते हैं। मतलब ये अगर मेरा एल्बो है तो वो इस तरह ये जैसे मेरी फिंगर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में ये होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मीडियल साइड पे आपकी जो है अल्ना है, अल्ना को और ह्यूमरस की जो मीडियल साइड है उस पर ये लिगामेंट्स अटैच होते हैं और इस वजह से इनको आप मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हो और लैटरल कोलैटरल। We have time and again you have gone through these ligaments in your anatomy course. So we will not go into the detail of these ligaments. Just आपको जो है ना वो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स का पता होना चाहिए। And when you will memorize the आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि what does the word आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स mean। तो हमेशा याद रखना कि आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के साथ साथ जो पैरेलल वर्ड चलता है दैट इज द ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। और मैं आपको बात कहता हूँ कि आप लोग अपनी नोटबुक साथ रखा करें ताकि आप लोग इसमें अपना जो है इम्पोर्टेंट चीज जो है उसको आप नोट डाउन कर लिया करें। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स ये हर जॉइंट और हर बोन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स का मतलब है, काइनेमेटिक्स का मतलब है जनरल मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट। तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स का मतलब है कि ये 2 या 3 बोन मूव कर रही हैं, रेडियस अल्ना एंड ह्यूमरस। तो ये कैसे मूव कर रही हैं, इनमें क्या मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्शन की मूवमेंट हो रही है या अप्रोक्सीमेशन हो रहा है या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको आप कहेंगे कि ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स है। अब आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स क्या है कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू कर लो या एमआरआई व्यू कर लो या सीटी स्कैन व्यू कर लो तो जो जॉइंट के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं उसको आप कहोगे कि ये आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स है। और इसका एक स्टैंडर्ड रूल है, अगर आप एल्बो को सेट असाइड रख दो फिर आप इसको मेमोराइज करो तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना किसी भी जॉइंट की, ठीक है। जो कन्वेक्स जॉइंट सरफेस है और जो कनकेव जॉइंट सरफेस है उसका एक कनकेव कन्वेक्स रूल के तहत वो चीजें मूव करती हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बुरहान, ये कनकेव कन्वेक्स रूल आपने पढ़ा हुआ है पहले? सर एज सच आप वही पूछ रहे हैं कि कन्वेक्स जो है वो कनकेव के अंदर फिट कर जाएगा? वैसे नहीं, प्रॉपर हमने कनकेव नहीं वो नहीं कन्वेक्स पढ़ा रूल हुआ, और नहीं वो नहीं पढ़ा हमने। हाँ चले मैं आपको पढ़ा दूंगा कनकेव कन्वेक्स रूल। तो इसमें जो है ना ये देखो तो पहले आप इसको समझ लें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसको स्किप क्यों नहीं किया 32 पेजेस में से। इसकी वजह ये है कि जब आप मोबिलाइजेशन करवाओगे, जब आप जॉइंट को प्रोटेक्शन करवाओगे कोई इंजरी की सूरत में, तो आपको ये इंटरनल अनाटॉमी का पता होना चाहिए कि जॉइंट के इंटरनल आपने उसको कैसे मोबिलाइज करना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कन्वेक्स रिम ऑफ द रेडियल हेड आर्टिकुलेट्स विद द रिलेटिवली फिक्स्ड कनकेव रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं कि रेडियल अल्नर जॉइंट की बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल या सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की, ठीक है। तो ये हर जॉइंट की उसने दी हुई है। तो हाँ, तो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट की आप देख लेंगे क्या है आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। ह्यूमरो अल्नर या समटाइम्स मैंने आपको बताया कि अल्नो ह्यूमरल की भी टर्म यूज होती है। तो ह्यूमरो अल्नर में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग
flexion extension, the concave cochlear notch rolls and glides in the same direction. Now this is the point. सिर्फ मैं एक लाइन ही इसकी एक्सप्लेन करूंगा कि जो कनकेव सरफेस है ना उसने हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो ये कनकेव है, इसके ऊपर मैं आप कैसे इसके ऊपर मैं मार्किंग करूं, एक सेकेंड। तो कनकेव सरफेस है ना उसने सेम डायरेक्शन में मूव करना है, दिस इज द की। तो कन्वेक्स है उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। जब मूवमेंट्स होती हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स की तो इनसाइड ऑफ द जॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जब बड़ी बोन्स मूव करती हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन या कोई और मूवमेंट करती हैं, तो इनसाइड ऑफ द जॉइंट जो कनकेव सरफेस है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है और जो कन्वेक्स सरफेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ये देखो ये भी कनकेव है, तो इसको आप कहते हैं कनकेव कन्वेक्स रूट, ये भी सेम डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो ये भी इसकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स हैं। ये देखो अब ये देखो अब इधर लिखा हुआ है आर्थ्रो कन्वेक्स रिम ऑफ द रेडियल हेड। तो इसको अब हम वापस ले जाते हैं और इसको दोबारा से हम हाईलाइट पे क्लिक कर देते हैं। तो प्रोनेशन सुपिनेशन में जो कनकेव रिम ऑफ द रेडियल हेड है वो रोल्स एंड ग्लाइड्स करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेडियल। तो जिधर भी कन्वेक्स वर्ड आएगा उधर आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में जो मूवमेंट होगी वो ऑपोजिट होगी टू द ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है रूल, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए यही टेक्स्ट है आपको जो लिखा हुआ है यहाँ, आप इसको और भी किसी तरीके से किसी और फॉर्म से फिजियोपीडिया से इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होता है इन मोबिलाइजेशन एंड इन ग्लाइडिंग, ठीक है। देखो तो अब हम आगे आ जाते हैं। मसल फंक्शन में मैंने आपको पढ़ा दिए थे क्या क्या है। नर्व्स जोन सी इन्वॉल्व हो सकती हैं एल्बो रीजन में, वो तीन ही नर्व्स हैं जी आपकी, अल्नर नर्व, अल्नर क्लॉ हैंड, रेडियल नर्व, रिस्ट ड्रॉप और मीडियन नर्व एप हैंड डिफॉर्मिटी कॉज करेगी। और इनकी जो रिपेयर है या इनके जो हीलिंग मैकेनिज्म्स हैं वो आपने ऑलरेडी पेरिफेरल नर्व इंजरीज में पढ़ लिए हैं। इसके बाद है जी टॉपिक आपका जॉइंट हाइपोमोबिलिटी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी की नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट आपने देखनी है। तो पहले तो आप ये देख लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो कि जॉइंट हाइपोमोबिलिटी कॉज कर देती है। जॉइंट हाइपोमोबिलिटी इज वेरी सिंपल कि यू आर मूविंग योर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, किसी वजह से ये पूरा मूव नहीं कर रहा तो दैट इज हाइपोमोबाइल। तो कौन सी कंडीशन है जी इसमें, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, जुवेनाइल रूमेटाइड आर्थराइटिस है यानी कि जो बच्चों को हो जाता है, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है। तो डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज को आप कहते हैं दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। और एक्यूट जॉइंट रिएक्शंस हैं सच एज ट्रॉमा है, डिसलोकेशंस हैं, फ्रैक्चर्स हैं, ये सारे के सारे जॉइंट हाइपोमोबिलिटीज को कॉज करते हैं।
अब मैंने आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू that this book follows a standardized pattern in description of rehabilitation phases. That is the acute stage, then subacute stage, then there is chronic stage, and after chronic stage there is return to function stage. ठीक है, and previous level of function तक. ठीक है, तो same case applies here. acute case में आपने क्या करना है, तो एक्यूट फेज में पहले आप देखें कि होगा क्या. ठीक है, ज्वाइंट एक्यूजन हो जाएगी, अब मसल गार्डिंग हो जाएगा और पेन हो जाएगा. फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन रिक्वायर्स इंटरवेंशन, जो भी वो करेंगे. ठीक है, और उसके बाद इस फेज में आपने ये मैं इम्पेयरमेंट्स आपको बता रहा हूँ, इसके साथ मैनेजमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ. इसी स्टेज पे जरूरी नहीं कि मैं बुक के साथ साथ आपको लेकर चलूँ. ठीक है, तो एक्यूट स्टेज में आपने प्राइस करना होता है, प्रोटेक्शन है, रेस्ट है, आइस है, कंप्रेशन है और एलिवेशन. और सब एक्यूट एंड क्रोनिक स्टेज में कैप्सुलर पैटर्न एग्जिस्ट करता है, यानी कि फ्लेक्शन इज मोर रिस्ट्रिक्टेड देन द एक्सटेंशन. तो ये है जी एल्बो जॉइंट का कैप्सुलर पैटर्न. और सब एक्यूट और क्रोनिक स्टेज में आपने आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट को मोबिलाइज करना होता है. ये स्टेज आती है 2 हफ्ते के बाद. 1 से 2 हफ्ते आपकी एक्यूट स्टेज रहेगी, फिर 2 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते जो है वो आपकी जो है वो सब एक्यूट है. क्रोनिक स्टेज जो है वो आपकी रहेगी. ठीक है, और उसमें आपने मोबिलाइजेशन स्टार्ट करवानी है और मसल सेटिंग एक्सरसाइज आपने स्टार्ट करवानी है. अगर आपको एल्बो जॉइंट का प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते. इस तरह की मैं आपसे एमसीक्यूज में या वैसे ही चीज़ें पूछता रहता हूँ. तो डोर नॉब को नहीं आप घुमा सकेंगे, आप अपनी चाबी गाड़ी में नहीं लगा सकेंगे, पुश नहीं कर सकेंगे, पुल नहीं कर सकेंगे, हैंड टू माउथ एक्टिविटीज नहीं कर सकेंगे आप. डिफिकल्टी और पेन व्हेन पुशिंग up from a chair ये नहीं कर सकेंगे. inability to carry objects with a straight arm and limited reach. So we have the 6 activity limitations in case of elbow pathology. और 6 के अलावा at this stage the knowledge you have about anatomy and functional exercises and biomechanics, you should be able to write at least 60 functional limitations of elbow. आप इसमें लिखते हैं कि the patient will not be able to use computer, he will not be able to play the musical instrument, he will not be able to drive, he will not be able. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए स्टूडेंट का उन्होंने चीजें लिखी होती हैं. ये चीजें आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं. तो इसमें मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुअली आपने मोबिलाइजेशन सब एक्यूट और क्रॉनिक फेज में आपने अग्रेसिव एक्सरसाइजेस की तरफ मरीज को लेकर जाना होता है. एजुकेशन मरीज की आपने करनी है. एजुकेशन में आपने यही करना होता है कि मरीज को बताना होता है कि भाई ये अब आपको इंजरी हो गई है, अब आपने इसको ज्यादा मूव नहीं करना, एहतियात से मूव करना है. पहले 2 हफ्ते बहुत जरूरी है, ज्यादा जोर नहीं लगाना, ये काम करना है और ये नहीं करना. दिस इज द जॉब ऑफ द थेरेपिस्ट टू टेल द पेशेंट. ठीक है, और reduce effects of inflammation or synovial effusion and protect the area. स्लिंग यूजली यूज किया जाता है और स्टैटिक ऑर्थोसिस. ठीक है, कंप्लीट इमोबिलाइजेशन भी समटाइम किया जाता है. तो ये क्लिनिकल टिप ये भी पढ़ ले आप. ये क्या है कि ये सिंपल सी है कि पेन एंड स्टिफनेस होंगी. ऑपरेटिव एंड नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशंस में. ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कंट्रोल मोशन फेज में आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मूवमेंट्स करनी है, ठीक है। प्रिकॉशंस यही हैं कि इसकी आपने ज़्यादा फोर्सफुल मूवमेंट्स नहीं करवानी एल्बो पे, बड़े एहतियात से आपने चलना होता है, ठीक है। बोनी ब्लॉक जहाँ पे आएगा उसको आपने अंडरस्टैंड करना है और हेटरोट्रॉफिक ऑसिफिकेशंस को आपने देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ बोन अदर देन द साइड ऑफ द बोन इन द मसल, इसको आपने देखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा। और ये आपको थ्रू एक्सरे या थ्रू पैल्पेशन आपको पता चल जाता है। टेंडन जो है ऐसे बोन की तरह आपको लगना शुरू हो जाता है। पुश्ड एल्बो और पुल्ड एल्बो के लिए मैनिपुलेशन करवाई जाती हैं, बट दीज आर बियॉन्ड योर स्कोप, सो आई विल नॉट टीच यू दीज थिंग्स। आप सिंपल मोबिलाइजेशन सीख लें, एक्सरसाइज सीख लें, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आप उसके बाद सीखिएगा। ये ज़रा थोड़ी मुश्किल हैं, तो एकदम से आप उनकी तरफ ना जाएं। और उसके बाद फिर होम एक्सरसाइज प्लान होता है जो आप मरीजों को देते हैं, और वो जो होम एक्सरसाइज प्लान है वो आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर, वो आपको मैं ये सीरीज में इसी पीडीएफ के एंड में मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा। रिटर्न टू फंक्शन फेज में जो आपने एक्सरसाइज करवानी है वो भी आप देख लें, सिंपल सी हैं, लिखी हुई हैं, मैंने आपको वैसे ही करवा दी हैं, तो टेक्स्ट पे जाने की जरूरत आपको वैसे ही नहीं। तो ये तो मैंने आपको वो कंडीशन बताई हैं कि जो जो आपकी जो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी के पहले कॉजेज मैंने आपको बताए हैं कि रूमाटाइड आर्थराइटिस है, जुवेनाइल रूमाटाइड आर्थराइटिस है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फिर फ्रैक्चर है, फिर डिसलोकेशन है, ठीक है, और या फिर कोई और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। तो ये सारी की सारी हम पढ़ रहे थे जी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो सर्जन की या रोमाटोलॉजिस्ट की या थेरेपिस्ट की जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यही होती है कि मरीज कंजर्वेटिवली या नॉन ऑपरेटिव मैनेज हो जाए, उसको सर्जरी की जरूरत पेश ना आए। बट इन सम केसेस surgery is the only option available to restore the function of elbow, because elbow is a functional type of joint in the upper limb. Without elbow you cannot perform your activities of daily living. तो ज्वाइंट सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव इसमें खास एक चीज आपने याद रखनी है। एक तो ये कि ड्यूरिंग द लेक्चर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि थेराप्यूटिक एक्सरसाइज में समटाइम्स स्टूडेंट्स ये समझ बैठते हैं कि ये सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड ही कोर्स है, इसमें और कोई चीज नहीं है। हालांकि इसमें आपने जॉइंट सर्जरी या ऑर्थोपेडिक सर्जरी को भी मास्टर करना होता है, क्योंकि एक अच्छी रिहेबिलिटेशन करने के लिए आपको जो सर्जरी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह सर्जरी परफॉर्म की जाती है और किस तरह करते हैं सर्जरी। तो सर्जरी की दो बेसिकली टाइप्स हैं, एक है जी इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, समटाइम्स जॉइंट के इनसाइड जाया जाता है और समटाइम्स बाहर ही बोन्स के थ्रू जॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है जी इसकी सर्जिकल ऑप्शन। ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन की जाती है, इसको आप ऑरिस भी कहते हैं, या आर्थ्रोस्कोपिक और ओपन एक्सट्रूजन ऑफ बोन की जाती है।
तो ये आपके लिए अगेन एक एमसीक्यू टाइप थिंग है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ द हेड एंड द नेक ऑफ द रेडियस। जी अपना अरसलान, रेडियस का हेड और नेक कहाँ पे होता है? देखो कोई पता नहीं, आप लोग बस क्लास ऑन करके Close तो to the आप लोग humerus. हेड एंड नेक ऑफ द रेडियस किस साइड पे होता है? Sir, proximal side पे. ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे कॉमन आपका जो फ्रैक्चर है वो आपका हेड एंड नेक ऑफ द रेडियस। हेड जो है वो राउंड होता है और बेसिक एनाटॉमी है, कम से कम बेसिक एनाटॉमी आपको लाजमी आनी चाहिए। तो ये आगे इसकी डिटेल में आप सर्जिकल प्रोसीजर्स की डिटेल में ना जाना, लेकिन बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर होता है कि जिसमें जो बोन है या जॉइंट है उसके पीसेस बन जाते हैं और बहुत बुरी टाइप का फ्रैक्चर होता है, उसको फिक्स करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक तो जी सर्जिकल प्रोसीजर है ऑरिफ, फिर आर्थ्रोस्कोपिक और ऑप्शन और ओपन एक्सcision ऑफ द फ्रैगमेंट्स है सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, इसके अलावा है जी आपके पास सर्जिकल प्रोसीजर है जी आर्थ्रोस्कोपिक और ओपन साइनोवेक्टमी। अगर कोई डिजीज कंट्रोल नहीं हो रही तो जॉइंट के अंदर से जो साइनोवियम होती है, यानी कि जो जॉइंट सरफेस है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और ताकि वो दोबारा से बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो साइनोवेक्टमी इज द न्यू प्रोसीजर एंड वेरी इफेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर। और कौन सा प्रोसीजर है जी? टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है, TEA। और इंटरपोजिशन आर्थ्रोप्लास्टी इसको आप छोड़ दें बिकॉज दिस इज ओकेजनली परफॉर्म्ड, तो ये वैसे हाईलाइट हो गया, इसको आप छोड़ देना। तो ये जी जितना आपने टेक्स्ट पढ़ा है, अगर उसको टेबुलर फॉर्म में आपने देखना है तो वो आप ये देख लें कि जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द एल्बो है उसमें क्या क्या चीजें हैं। उसमें है जी फर्स्ट ऑफ ऑल है जी ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, सिंपल फिक्सेशन। ठीक है, लो प्रोफाइल फिक्सेशन, एक्सcision ऑफ द रेडियल हेड को ही आप निकाल दें, एक्सcision ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द रेडियल हेड एंड आर्थ्रोप्लास्टी ऑफ द रेडियल हेड। तो ये सारी की सारी जो है वो सर्जिकल ऑप्शन है फॉर द रेडियल हेड। अब आपने देखना है कि कौन सी सर्जरी करनी है या नहीं करनी, तो ये आपका फील्ड नहीं। लेकिन जब सर्जन सर्जरी कर देता है तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होता है कि यार इस बंदे ने ये किया है। दैट इज द बेसिकली की नॉलेज रिक्वायर्ड एट योर
level being a professional. तो इसके बाद है जी ये इन सर्जिकल प्रोसीजर्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल है। तो रेडियल हेड एक्ससीजन और आर्थ्रोप्लास्टी ये सिंपल सा प्रोसीजर है कि जो रेडियल हेड है उसको एक्सरसाइज कर दिया जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे जो एल्बो का फंक्शन है वो ज्यादा रिस्टोर हो जाता है। अगर रेडियल हेड आप निकाल भी दें फिर भी मरीज फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकेगा और प्रोनेशन सुपिनेशन भी कर सकेगा। फिर आपके जेल में आएगा तो फिर रेडियल हेड का फायदा क्या था, तो फिर वो कैसे काम कर रहा था। तो समटाइम्स अगर रेडियल हेड अंदर तंग कर रहा है, सॉफ्ट टिश्यूज को और मूवमेंट नहीं होने दे रहा, तो उसको आप निकाल भी दें तो उसका कोई नुकसान नहीं। सेम अगर आप लोअर लिम्ब में देखें तो लोअर लिम्ब में कौन सी बोन है कि जिसको निकाल भी दें तो उसका नुकसान नहीं। जी मुस्कान वहीद आप बताएं। है मुस्कान वहीद? हाँ जी अक्सा खलील आप बता दें। मुस्कान आपकी आवाज नहीं आ रही। सर माइक का इशू आ रहा था। हाँ जी बताइए। एक सेकंड सर। सबीला बताओ मुस्कान, लोअर लिम्ब में कौन सी बोन है कि जिसको निकाल भी दें तो कोई नुकसान नहीं होता। सर फिब्यूला। तुक्का लगाया कि पता था? सर पता था पर श्योर नहीं थी। हाँ श्योर नहीं थी। तो इसी तरह जिसी तरह फिब्यूला को आप निकाल देते हैं और निकाल भी दें तो पर्सन कैन वॉक वेल और उसको कोई डिफरेंस फील नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में, शायद अल्लाह ताला को पता होगा कि इंसान ने दुनिया में जब आना है तो उसको इंजरीज होंगी, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है ना, स्पेयर पार्ट्स जिसको कह लो, स्पेयर को नहीं कहना चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं कहना चाहिए, समझो कि एक बेनिफिट आपको एक नेचर ने दिया हुआ है। ठीक है। अब ये जो फिबुला है ये भी निकल के आपकी बोन ग्राफ्ट के तौर पे यूज हो जाती है। इसी तरह रेडियस हेड भी निकल जाता है तो आप नॉर्मल फंक्शन करते हो। इस तरह आपकी बॉडी के कितने और ऑर्गन्स हैं, अगर उनको निकाल भी दो या कम भी कर दो तो आपकी बॉडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडियल हेड इज वन ऑफ दो स्ट्रक्चर्स। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस एल्बो सर्जरी जितनी भी हो रही है उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जाहिर है कि जो भी नर्व एल्बो के पास से गुजरेगी वो आपकी इंजर हो सकती है। खास तौर पे आपकी रेडियल हेड एक्सटीरियर में आपकी पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व जो है वो इंजर हो सकती है। और इसमें कॉम्प्लिकेशन यही है कि इन्फेक्शन हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं होती, लैक्सिटी रह जाती है या रेडियल टनल सिंड्रोम हो जाती है। ठीक है। तो ये था जी आपका रेडियल हेड का एक्ससीजन, जो कि एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है। व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द ऑर्थोपेडिक सेटअप I saw a lot of patients of radial head excision. टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी के बहुत कम केसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रेडियल हेड एक्ससीजन के बहुत ज्यादा केसेस आपको मिलेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स और लेट स्टेज एल्बो आर्थराइटिस पेशेंट्स 60 to 65 ईयर्स ऑफ एज के जो मरीज हैं उनमें। ठीक है।
और फिर इसमें वही चीजें हैं सीमेंटेड और अनसीमेंटेड अप्रोच। ये मैं आपको बाद में इसकी तरफ लेके आऊंगा कि सीमेंटेड और अनसीमेंटेड अप्रोच क्या होती है। बेसिकली नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, मैं मेरे पास ये देखो मैं आपको होती है जिसमें मैं आपका डेली लेक्चर तैयार करता हूँ। तो आप नहीं अगर करोगे तो ये आप बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में चले जाओगे। अब मैं आपको सीमेंटेड और अनसीमेंटेड का डिफरेंस बताने लगा हूँ जो कि कंटिन्यू करेगा इन ऑल ऑफ द रीजन, इन हिप, इन नी, एंकल और फिर अभी एल्बो में। जिस तरह आप एक घर बनता है उसमें सीमेंट यूज होता है ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या लेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ताकि उसका जोड़ बैठ जाए सरिये के साथ, इसी तरह एक बोन सीमेंट होता है। जब आप रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हो तो वो जो केमिकल है या जो वो कंपाउंड है वो जो इम्प्लांट होता है उसके साथ बोन में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उधर जो मेटल है उसको इनसाइड ऑफ द बोन फिक्स कर देता है, जो बोन सीमेंट होता है। ठीक है, इस अप्रोच को कहते हैं सीमेंटेड अप्रोच। लेकिन जो सीमेंटेड अप्रोच है उसका डिसएडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो उससे जो मेटल है वो आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स वो लूज हो सकती है, क्योंकि ये एक अननेचुरल वे है बोन को फिक्स करने का। इनसाइड ऑफ बोन और मेटल को फिक्स करने का एक नेचुरल वे है सीमेंटेड। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं, मरीज की एज ज्यादा है, देन यू गो फॉर द सीमेंटेड अप्रोच। इसकी जो पैरेलल अप्रोच है जो कि सर्जन्स की फर्स्ट चॉइस होती है, दैट इज द अनसीमेंटेड अप्रोच। अनसीमेंटेड अप्रोच में बोन को ड्रिल करके जो है ना वो इम्प्लांट को छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे इम्प्लांट खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता फिक्स हो जाता है और जो ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी है वो उसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सीमेंटेड में और अनसीमेंटेड में। जो यंग पेशेंट है 50 का, 60 का, 30 का, 40 का, 20 का, उसमें हमेशा अनसीमेंटेड अप्रोच यूज की जाती है ताकि नेचुरली उसके अंदर जो इम्प्लांट फिक्सेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन जब ओल्ड मरीज है तो उसकी हीलिंग पावर वैसे नहीं होती, तो उसके लिए सीमेंटेड अप्रोच यूज की जाती है। तो सेम इज द केस विद द टोटल एल्बो arthroplasty that you use both approaches there. अब देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है जी? एक बंदे को ज्यादा एडवांस लेवल का इन्फेक्शन है, ये देख लो इन्फेक्शन है, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो जस्ट एनकाइलोसिस हो गया है या न्यूरोपैथिक एल्बो जॉइंट। So who will tell me the neuropathic elbow joint? Ji Burhan, you tell me what is neuropathic elbow joint? सर वैसे तो पहले नहीं पढ़ा न्यूरोपैथिक एल्बो जॉइंट वगैरह का, लेकिन गेस कर सकते हैं कोई, जैसे सिंपल हो रहा होता है एल्बो जॉइंट में कोई न्यूरोपैथी हो गई है, कोई नर्व का कोई मसला आ गया, वहां पे कोई नमनेस हो गई है या वेरी कोई गुड, वेरी पैरेस्थीसिया। गुड, वेरी गुड। आपने बेशक नहीं पढ़ा लेकिन you got the 100% correct description of neuro. That is actually I want all of you to develop in you. कोई चीज नहीं भी पढ़ी ना तो आप गेस करके स्पेकुलेट करके उस तक आप पहुंचो। तो न्यूरोपैथिक एल्बो जॉइंट का यही मतलब है कि उसके इर्द गिर्द जो नर्व्स हैं जो एल्बो जॉइंट को कंट्रोल कर रही हैं, मूव कर रही हैं एल्बो जॉइंट को, जैसे आपकी रेडियल नर्व, अल्नर नर्व या दूसरी नर्व है वो डैमेज हो गई है, या आपकी जो शोल्डर है वो पैरालाइज हो गया है, या आपका जो बाजू है वो पूरे का पूरा पैरालाइज्ड है, तो उसको आप कहोगे न्यूरोपैथिक एल्बो जॉइंट। तो उसमें आप कर भी दोगे तो वो एल्बो जॉइंट ने मूव ही नहीं करना, तो उसका फायदा कोई नहीं। एनकाइलोसिस होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो जॉइंट सरफेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्कार बना हुआ है अगर मरीज को तो फिर भी नहीं आप करेंगे। ठीक है, सीवियर किस्म का कॉन्ट्रैक्टेड स्कार बना हुआ है या बर्न स्किन है,
और इनएडिक्वेट मसल पावर ऑफ द, तो इसमें जो पेशेंट सिलेक्शन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोस्थेटिक डिजाइन है वो आपको नजर आ रहा है, तो ये है जी प्रोस्थेटिक डिजाइन, इम्प्लांट डिजाइन एंड सिलेक्शन कंसीडरेशन। इसमें आप देख लें कि जो मैं आपको एक ही वर्ड इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, सेमी कंस्ट्रेन्ड टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी, ये इम्प्लांट का नाम है जी कॉनराड मोरी, तो ये इसमें यूज होता है। अब मैं इसमें वो आपको कर देता हूँ ताकि आपको एक्सरे के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चले कि ये इसमें हो क्या रहा, ठीक है। ये जी इसका है ह्यूमरल कंपोनेंट, ये आपका आर्टिफिशियल जॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये उसके ऊपर उसने एक पुली सी चढ़ा दी है, ठीक है। अब इस साइड पे और इस साइड पे थोड़ा सा गैप दिया जाता है, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि ये इसमें जो है ना वो आपकी जो है वो की है अनसीमेंटेड अप्रोच जो है वो इसमें उसने यूज की है, ठीक है। क्योंकि ये आपको जो मैं रेड डॉट लगाया है वहां पर आपको गैप नजर आ रहा है, ठीक है। तो दैट गैप इज इंडिकेटिंग समथिंग कि उसमें अभी सीमेंट डालना है उसमें, तो दैट इज आल्सो एन इम्प्लांट डिजाइन, ठीक है। और इसमें लेटरल जो प्ले है वो 10 डिग्रीज का दिया जाता है। और इसमें अब अप्रोचेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेटिव प्रोसीजर में जो अप्रोचेज यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। ट्राइसेप रिफ्लेक्टिंग अप्रोच है एक, ठीक है। और स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली तो इसमें एक अप्रोच में आपका जो है वो ट्राइसेप को काट दिया जाता है, यानी कि कट कर दिया जाता है, और एक अप्रोच में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है कि उसमें कट ना हो, ठीक है। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर डीप इनसाइड जाने होते हैं, सबसे पहले स्किन में इंसिजन देते हैं, फिर आपके फेशियास को देते हैं, फिर आपके मसल्स को कट करते हैं। बट इन केस ऑफ एल्बो आप ट्राइसेप रिफ्लेक्टिंग अप्रोच और स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्जन। आपको कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि अगर तो उसने ट्राइसेप रिफ्लेक्टिंग अप्रोच यूज की है कि ट्राइसेप को उसने कट नहीं किया, तो आप रिहेबिलिटेशन में जल्दी अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर उसने स्प्लिट कर दिया ट्राइसेप को, तो फिर एल्बो की बहुत बड़ी सपोर्ट खत्म हो गई है, तो आपको बड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा। और तीसरी एक और ऑप्शन है कि ट्राइसेप स्पेयरिंग अप्रोच, यानी कि ट्राइसेप को आपने छेड़ा ही नहीं, ना ही उसको काटा है, ना ही साइड पे किया है, बल्कि उसको लेटेस्ट मेथड में आपने उसको छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल। तीनों अप्रोचेज यूज होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगेन वही कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपने टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी में देखी थी। फ्रैक्चर हो सकता है, ड्यू इंट्रा ऑपरेटिव में फ्रैक्चर हो सकता है, कंपोनेंट मेल पोजीशनिंग हो सकती है, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव में इन्फेक्शन हो जाता है, या इम्प्लांट लूज हो जाता है समटाइम। तो इसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है उसको अब आप देख लें कि वो क्या है। वेरी इजी, well padded anterior, posterior or hinged orthosis is used to immobilize the elbow and maintain stability and protect structure. टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी में करके आपने रेस्टिंग पोजीशन में उसको इमोबिलाइज कर दिया।
तो हर किस्म की जो सर्जिकल अप्रोच है उसमें डिफरेंट रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स हैं, डिफरेंट रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर्स हैं। जितनी लेस डिस्ट्रक्टिव सर्जरी होगी तो उतना उसका रिहेबिलिटेशन इजी होगी। इन अ नटशेल आप ये देखें कि इसमें आपने जॉइंट को प्रोटेक्ट करना है विद पैडिंग, ठीक है, और ड्यूरेशन देख लें कि कितनी दिन के लिए आपने करना है। स्टिफनेस वगैरह को अवॉइड करने के लिए 1 to 2 days टू सेवरल वीक्स, ठीक है। रूमाटाइड आर्थराइटिस है, इसमें आपकी कोऑर्डिनेशन होती है विद द सर्जन। तो किसी इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक लेवल अचीव करना पड़ता है, उसके लेवल तक जाना पड़ता है, तो फिर ही आप कम्युनिकेट करोगे ना। अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर का नहीं पता है तो फिर आप सर्जन से क्या पूछोगे, तो फिर तो आप टेक्नीशियंस की तरह उनसे बात करोगे। अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर का पता है तो फिर आप सर्जन से पूछोगे कि सर इसमें आपने ट्राइसेप, पूछना क्या है, आप उसके नोट्स पढ़ लोगे कि ट्राइसेप स्प्लिटिंग अप्रोच यूज हुई है, ट्राइसेप स्पेयरिंग अप्रोच यूज हुई है, या ट्राइसेप रिफ्लेक्टिंग अप्रोच यूज हुई है। इन तीनों अप्रोचेस की डिफरेंट डायरेक्शंस में रिहैबिलिटेशन की जाती है। यूजली एक्यूट फेज को आप 10 to 14 डेज तक देखते हो। सेल्फ केयर और ऑर्थोसिस वगैरह अप्लाई किया जाता है। 6 वीक्स के लिए आपने ऑर्थोसिस को करना होता है, और इवन आपने ऑर्थोसिस को इवन फॉर द नाइट भी आपने पहन के रखना होता है, ठीक है। तो एल्बो ऑर्थोसिस इन टीईए आपको, चलो मैं थोड़ा सा बोर हो गए हो, आई शो यू फ्रॉम द इंटरनेट पिक्चर ऑफ द टोटल एल्बो ऑर्थोसिस। थोड़ी देर जी क्लास, दिस इज योर टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी ऑर्थोसिस डिजाइन। नजर आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये है जी। इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोटेक्ट करते हैं और फिर इसकी रेंज को आप बढ़ाई जाते हैं। अच्छा जी, तो ये है जी सारा इसका चीजें। अब इसको वन बाय वन आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस को ना देखना।
एक टर्म थी जी मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, जिसका आपको पता है कि अगर मसल के अंदर बोन्स बनना शुरू हो जाए तो उसको आप मायोसाइटिस ओसिफिकेंस कहते हैं। कैसे होती है कि फ्रैक्चर के बाद ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो थोड़े से बचे रह जाते हैं, जिसकी वजह से बन जाती है और फिर मसल हार्ड हो जाता है। एंड दिस इज वेरी सीवियर एंड डिफिकल्ट डिजीज टू टैकल। तो इसको बचाने के लिए आपने ऐसे जोर जोर से वर्जिश नहीं करवानी, ठीक है, आराम आराम से करवाएंगे तो वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा है जी ओवर यूज सिंड्रोम, जिसमें आती है लेटरल एपिकंडलाइटिस या एपिकंडलाइटिया या टेंडिनोपैथी, या मीडियल एपिकंडलाइटिस या मीडियल एपिकंडलाइटिया या टेंडिनोपैथी। तो ये बड़ी इजी इजी चीजें हैं, ये आपने बायोमैकेनिक्स में पढ़ी हैं, इसमें मेरे एक्सप्लेन करने वाली कोई भी चीज नहीं है। कॉमन इम्पेयरमेंट्स एंड कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशंस हो गई, ये चीजें हैं जी इसमें। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट वही है जी, पेशेंट एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, क्रायोथेरेपी, प्राइस और इमोबिलाइज। तो ये मिक्सचर है चीज़ों का, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। और क्रॉस फ्रिक्शन मसाज आपने करना है। क्रॉस फ्रिक्शन इज, ये मैं आपको एंड में बताता हूँ कि ये क्या है। न्यूरो मोबिलाइजेशन करनी है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करनी है, और फिर मसल मोबिलिटी, वही होल्ड रिलैक्स टेक्निक्स, और फिर स्ट्रेचिंग्स करनी है आपने टू इंक्रीज द मोबिलिटी। मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन आप करवा सकते हैं जी इसमें, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में। मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन क्या है कि पेशेंट मूवमेंट करता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो मोबिलाइज कर रहा होता है, ठीक है। अब जाहिर है इसमें आप आओगे तो नेक्स्ट विजिट में हम एल्बो की जो एक्सरसाइजेज हैं MWM की, और नेक्स्ट रीजन होगा उसका प्रैक्टिकल हम एक स्टूडेंट पे कर लेंगे। अब हैं जी एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करनी है, तो सिर्फ इसमें पिक्चर्स आपने याद रखनी है और देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये जी ट्राइसेप का स्ट्रेच हो रहा है, ये वेट डाल के एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये भी ऐसे ही हो रही है। तो इसमें सिर्फ पिक्चर ये सुपिनेशन कर रहा है फोर्सफुली। तो ये सारी एक्सरसाइज हैं, ये आप देख लो बार बार, तो ये खुद ही आप देख लेना, तो ये इजीली आपके जो है वो, ये भी प्रोनेशन सुपिनेशन वेट उठा के कर रहा है, इजीली आपसे हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसको एक दफा पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज और टेक्स्ट वगैरह वो आपको हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था जी आज का आपका लेक्चर। तो आज के लेक्चर के हवाले से कोई चीज़ आपको अगर मुश्किल लगी है या आप पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी कैन एंड द लेक्चर। एंड बुरहान आप अटेंडेंस दे दीजिएगा। जी, anyone in the class having any difficulty about the lecture? जी बुरहान। जी सर, ठीक है सर। ठीक है जी, फिर हम पूछना आ गई समझ सारी। अबू बकर, अब्दुल रहीम, मौलम। यस सर, यस सर, यस सर। चलें ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप काउंसलिंग आवर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। Thank you.